रुको। मुझे एक सिगरेट जलाने दो। अरे यार, मेरा चेहरा इसमें नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। मुझे वो धुंधला कर देना। ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं 7 साल का था जब उससे मेरा पहली बार सामना हुआ। मैं अपनी दोस्त के साथ स्कूल से घर चलते हुए जा रहा था और हमें एक आदमी मिला जो एक नशेड़ी था। वो फुटपाथ पे खड़ा हुआ था और उसका एक हाथ फेंस पे था और दूसरा हवा में झूल रहा था। उसके कपड़े बहुत ही मैले और फटे हुए थे। उसका चेहरा सुस्त और सफेद किसी भूत की तरह था, लेकिन उसकी आंखें, उन आंखों में आप किसी राक्षस को देख सकते थे। हम दोनों वहां पर कोई बर्फ की मूर्ति की तरह खड़े होकर बस उसको एकटक देख रहे थे। हम डरे हुए थे जरूर, पर हमें काफी उत्सुकता भी थी। फिर उसने उल्टी कर दी। उसके बाद उसने धीरे से अपना सिर उठाया और हमारी तरफ देखा। फिर अपने मुंह के एक तरफ से उसने हमें एक तिरछी मुस्कान दी। फिर उसने हमको उसके पास बुलाया, ये कहकर कि वो एक तोहफा देना चाहता है। हम भी बच्चे थे और हमें भी तोहफा चाहिए था, तो फिर हम उसके पास चले गए। हमने तय किया कि हम लोग मेरी माँ के पास जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि उस नशेड़ी ने हमें आखिर क्या दिया है। हम तो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या चीज है, पर हम दोनों ही सहमत थे कि माँ को शायद पता होगा। हम घर पहुंचे और हमारी माँ को ढूंढने लगे और वो हमें रसोई के टेबल पे बैठ के कुछ लिखते हुए दिखी। माँ, मैंने उन्हें पुकारा। अरे मेरा बच्चा, उन्होंने मेरी तरफ पलटते हुए कहा। सड़क पे हमें एक आदमी ने कुछ दिया है, पर हमें पता नहीं चल रहा है कि वो क्या है, ऐसा मैंने कहा और फिर अपना हाथ उन्हें दिखाने के लिए ऊपर कर दिया। मैंने अपनी हथेली खोली और उन्होंने देखा कि उसमें एक इस्तेमाल की गई हुई सुई पड़ी थी। डर गए? मेरे माँ बाप भी डर गए थे। मेरे माता पिता मोरक्कन और फ्रेंच थे। हम फ्रांस में एक ऐसी जगह रहते थे जो मशहूर थी हिंसा और सब्सटेंस के लिए। वो मेरे लिए चिंतित थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कहाँ रहते हैं, पर मेरा भाई बेन, वो भी उसका सेवन करता था इसलिए। और आपको तो पता ही होगा कि क्या होता है जब आपका कोई करीबी ऐसी दुनिया में हो और वो परिवार के सभी लड़कों को ले लेता है, क्योंकि परिवार सबसे ज्यादा आप ही पर विश्वास करता है। 7 साल का था मैं जब मैं घर आया हाथ में सुई लेकर। मेरी माँ अचंभे में थी और डरी हुई थी। उन्होंने मेरे पिता को बुलाया कि वो घर आ जाए इसी वक्त। जब वो आए तो वो छोटे कमरे में गए और अपना दरवाजा बंद कर लिया। वहां वो काफी देर तक बहस कर रहे थे, पर मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहे थे। और जब वो बाहर आए तब वो तय कर चुके थे कि मेरे लिए वहां बड़ा होना सही नहीं है। तो हम जल्द ही अपने परिवारजन के साथ रहने नेदरलैंड्स चले गए। पहले हम छुट्टी के लिए कुछ समय के लिए गए। वो एक नई ही दुनिया थी मेरे लिए। ये जगह बिल्कुल अलग थी जहां से हम आए थे। ये बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्वक थी। यहाँ ना ही कोई सड़कों पर गोलियां चलती थी, ना ही सब्सटेंस फूंकने वाले लोग थे, ना ही कोई हिंसा। सिर्फ बच्चे थे जो सड़कों पर मजे से खेलते थे। हम वहां अक्सर जाते थे और मेरे पिता ने वहां रहने के लिए आज्ञा भी ले ली थी। जैसे ही उन्हें वो मिल गई, हम वहां रहने लगे। वहां के स्कूल जाने से मुझे लगता था कि जैसे मैं वहां के लिए नहीं था। यह बहुत बड़ा बदलाव था और मैं हमेशा मुसीबत में पड़ जाता था और उसको निपटाने के लिए मैं शब्दों से नहीं, हिंसा से प्रहार कर रहा था। मैं 13 का था जब हमें डच नेशनैलिटी मिली। मेरे माँ बाप ने वापस फ्रांस जाने का निर्णय लिया और आंटी के यहाँ हम गर्मियों में आते थे। उन गर्मियों ने सब बदल दिया। मेरी आंटी के यहाँ बेन भी था। हम सब बाहर थे और सॉकर खेल रहे थे मेरी नई बॉल से, जो मुझे तोहफे में दी गई थी। वहां एक और लड़का भी था जिससे मैं नहीं जानता था, पर जब वो हारा तब उसने गुस्से में आकर मुझसे मेरी बॉल छीन ली। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे वापस मांगी, पर उसने मना कर दिया। मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। बेन अपनी काली गाड़ी में बैठा हमें देख रहा था। तब उसने मुझे बुलाया और बोला कि अगर उसने तुम्हारी बॉल ली तो मैं तुझे मारूंगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता
तो मैं उसे मारकर बॉल ले लेता। मुझे डर लग रहा था कि वो शायद मुझे पीटेंगे, तो मैं वहां गया और उसके पेट में मारा, फिर उसके मुंह पे मारा। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और मैंने उसको तब तक मारा जब तक मैं थक नहीं गया। मैंने अपनी बॉल उठाई और घर के अंदर गया। वहां बैठकर मैंने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया। तब बेन आया और उसने कहा कि तुमने जो किया वो सही किया। मैंने कहा सही किया? हिंसा सही कैसे हो सकती है? उसने मेरा फोन लिया और उसमें अपना नंबर डाल के कहा, एक दिन मैं तुम्हें कॉल करूंगा मेरी मदद के लिए। और फिर वो चला गया। 2 साल तक वो गायब था। कुछ हफ्तों बाद में जब 16 का हुआ तब मुझे उसकी कॉल आई कि मैं नेदरलैंड्स आ रहा हूं, हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं। इत्तेफाक से मेरे माता पिता उस समय मोरक्को थे एक शादी के लिए। तो मैंने स्कूल में बीमार होने का बहाना बनाया और आंटी को बोला कि मेरे स्कूल से एक ट्रिप जा रहा है और मैं भी वहां जा रहा हूं। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने मेरे सामान बांधने में मदद की और स्कूल छोड़ दिया। मैंने उनके जाने का इंतजार किया और तुरंत ट्रेन के लिए भागा, टिकट ली और बेन से मिला जहां उसने कहा था। पहली चीज उसने बोली, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बिजनेस में मदद करो। मैंने बोला, मैं क्यों? उसने बोला कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए छोटे काम करने के लिए, मैं तुम्हें उसके लिए पैसे भी दूंगा, तुम करोगे? मैं तब सिर्फ बच्चा था जिसे दुनिया का कुछ नहीं पता था। मुझे कोई सम्मानीय आदमी या फिर ताकतवर नहीं होना था। मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। मैं कुछ अमीर बच्चों के साथ स्कूल जाता था और मुझे वही चाहिए था जो उनके पास था। मेरे पास कोई दोस्त नहीं थे बात करने के लिए। मैं बहुत अकेला था। पागलों की तरह मैंने सोचा पैसे से वो कमी पूरी हो जाएगी। मैं बहादुर, मजबूत हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। हम फ्रांस और बेल्जियम घूमे। पहले मैं सिर्फ छोटे काम कर रहा था, बॉक्सेस उठाना और फोन के जवाब देना, पर फिर मैं सड़कों पे जाकर सप्लायर से बातें भी करने लगा था। उन्हें ऐसा लगा कि मैं बच्चा हूं, पर मैंने यहां बहुत सीखा और जल्द ही अपना खुद का व्यापार भी करने लगा। मेरा भाई मुझ पर नजर रखता था और मैं काफी तरक्की कर रहा था। ट्रिप खत्म होने से पहले बेन ने मेरे हाथ में पैसे दिए और बोला, ये तुम्हारी मेहनत के लिए। मैंने कहा, शुक्रिया, मैं यहां अपना व्यापार लाऊंगा अगले ट्रिप से पहले। उस ट्रिप ने मुझे मर्द बना दिया था। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पिता दरवाजे पर खड़े थे और इंतजार कर रहे थे। वो बहुत गुस्से में थे। कहां थे तुम? तुमने अपनी आंटी को क्यों झूठ बोला? मुझे झूठ बोला और अपनी स्कूल में भी झूठ बोला। पता है तुमने क्या किया है? तुम अपने टेस्ट नहीं दे पाए हो और इस साल तुम पास नहीं होंगे और एक और साल तुम्हें दोहराना पड़ेगा। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा कि तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो। फोन दो मुझे अपना, कहां थे तुम? वो मुझे ऐसा पूछने लगे। मैंने सिर्फ कहा मैं बेन के साथ ट्रिप में गया था। वो मुझे बहुत देर तक देखने लगे। वो आश्चर्य में थे। अब से तुम सिर्फ स्कूल जाओगे और सीधा घर आओगे, सुना तुमने? कोई इंटरनेट नहीं होगा और तुम किसी से राब्ता नहीं रखोगे। उन्होंने मुझे आदेश सुनाया और फोन को फेंक दिया और उसको अपने पैरों से कुचल दिया। मैं गुस्से में अपने रूम में चला गया। उन्हें नहीं पता था कि मेरे लिए एक मामूली जिंदगी बिताना आसान नहीं है। वो समझते थे कि मैं किस दुनिया में हूं और कहां जा रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा बेन से बात करने के लिए। मैंने स्कूल में बहुत मेहनत की और अच्छे नंबर लेकर चौथे साल तक पहुंच गया और तब तक मेरे पिताजी की सख्ती कम हो चुकी थी। तो मैंने उन्हें मनाया कि मुझे वो फ्रांस जाने दे और उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी, पर ऐसी शर्त रखी कि मैं उनको रोज फोन करूंगा और बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने बेन को बताया कि मैं गर्मियों में आ रहा हूं और क्या कर रहा हूं। जब मैं वापस गया तो मैं ऐसे घुल मिल गया जैसे मैं कभी वहां से गया ही नहीं। मेरा कारोबार चल रहा था। इससे पहले कि मैं जान पाऊं कि मेरे अंदर कुछ बदल गया था, एक दिन मेरी एक सप्लायर के साथ बहस हो गई जो सामान भेजने के लिए कुछ मना कर रहा था। तब गुस्से में मैंने वेपन उठाया और उसकी छाती में 2 बार डालकर मैं वहां से भाग गया। मैंने अपने लाल हाथ देखे और वापस से होश में आ गया।
ऐसा हुआ कि जैसे मैं वो इंसान रहा ही नहीं था जो मैं था। मैं हो गया था। मैंने अपने हाथ धोए और बिस्तर पर बैठकर अपने सर को हाथ में रखा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैंने क्या किया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो एक छोटा सप्लायर था और उसके पीछे कोई नहीं था। मैंने एहसास किया कि इससे पहले की चीजें बिल्कुल खराब हो जाती, मैं उसे मार सकता था, वो मुझे मार सकता था। मैं एक जंग शुरू कर सकता था और लोग भी मार सकते थे, सिर्फ इसलिए कि एक सेकंड के लिए मैं कुछ सोच नहीं पाया, सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ सिद्ध करना चाहता था। मैंने वापस नेदरलैंड्स जाने की ठान ली। मैंने सोच लिया था कि मैं वहां का कारोबार संभालूंगा और वो फ्रांस का। मैं 2 साल तक था उस कारोबार में और उसने मुझे वश में कर लिया था। मेरे अंकल ने मुझे 2 साल के बाद देखा और वो मुझे पहचान भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी उम्र से 10 साल और बड़ा दिख रहा हूं, पर अगर मेरा दोस्त मेरे साथ ना होता तो मैं शायद कब्र में होता या तो फिर जेल में। उसने मुझे मदद की, मेरी नौकरी दिलाई, मेरे टेस्ट पास करवाए। मैं अभी भी पढ़ रहा हूं और 3 महीनों में मैं एक नॉर्मल जिंदगी में जाने की तैयारी कर रहा हूं। मैं लोगों की मदद करने का तरीका तलाश कर रहा हूं। इसलिए मैंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का फैसला किया, जिससे मैं लोगों के लिए दवाई बना सकूं। है ना मजे की बात। मैं सिर्फ अपनी कहानी बताना चाहता था, क्योंकि जो लोग इस दुनिया में बसे हुए हैं उन्हें बताने के लिए कि अब भी देर नहीं हुई है, वो वापस खुशहाल जिंदगी में जा सकते हैं। वो इस सबसे बहुत बेहतर है। जो इसमें जाने के लिए एक कदम बढ़ा चुके हैं वो वापस चले जाओ। ये सही नहीं है, सिर्फ खतरनाक है। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं उनको धोखा मत दो। ये सब बहुत आकर्षक लगता है, पैसा, ताकत और ये सब बाहर ही है। ये आपको बदल देता है, अच्छे के लिए नहीं, कभी नहीं।